हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, अगर आप कंटिन्यू क्लासेस देख रहे होंगे तो पिछली क्लास में हमने बात की थी फंक्शंस ऑफ द किडनी। किडनी क्या क्या काम करती है। तो वहां पे मैंने चार मेन फंक्शन के बारे में बात की थी फ्रेंड। तो एक फंक्शन पिछली क्लास में कंप्लीट हुआ था क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक था, इसलिए तो पूरी क्लास उसी में चलेगी। फ्रेंड, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। अपने दोस्तों को भेजो, बेल आइकन बटन को दबा दो, जिससे क्या है जैसे मैं क्लास डालू आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना फ्रेंड। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड फंक्शंस ऑफ द यूरिन, फंक्शंस ऑफ द किडनी, जो पिछली क्लास में बाकी रह गया था। तो यहां पे हेडिंग डाल देते हैं फंक्शंस ऑफ द किडनी। बताता हूं, अगर कोई ने पिछली क्लास नहीं देखी तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो पहले हेडिंग डाल देते हैं फंक्शंस ऑफ द किडनी। किडनी क्या काम करती है हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी में, या हमारे लिए क्या काम करती है, किडनी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में मैं बता दूं तो मैंने बात की थी कि चार महत्वपूर्ण फंक्शन करती। फर्स्ट मैंने बात की फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, जिसकी मैंने डिटेल में बात कर ली थी फ्रेंड, ठीक है। दूसरा फंक्शन है फ्रेंड वाटर बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट। हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करती है और यूरिन आउटपुट को भी क्या करती है, मेंटेन करती है। ये दूसरा फंक्शन है जिसकी आज हम बात करेंगे। तीसरा फंक्शन है फ्रेंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। किस प्रकार हमारे ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट या जो बॉडी फ्लूइड है उसमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करती है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है ना। वो भी इस क्लास में हम बात करेंगे, आज की इस क्लास में। चौथा फंक्शन मैंने बताया था ब्लड पीएच को मेंटेन करना। पीएच को, ब्लड पीएच, ब्लड लिख दो, ब्लड पीएच। पीएच समझते हो ना, एसिड बेस बैलेंस। ब्लड पीएच को क्या करती है, ये मेंटेन करती है। क्या करती है फ्रेंड? मेंटेन करती है, ठीक है। तो यहां पे मेन चार फंक्शन है जो हमारी किडनी करती है। आपको दिखाई दे रहा है क्लियर? एक बार चेक कर लूं, दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। मेन चार फंक्शन है जो हमारी किडनी करती है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, इसके बारे में हमने बात कर दी। हमने पिछली क्लास में यूरिन को बना दिया था, ठीक है ना। सारे प्रोसेस, जो तीन प्रोसेस से गुजरता है यूरिन का, फॉर्मेशन, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। तो उसके बाद हमने क्या बना दिया था फ्रेंड? यूरिन बना दिया था, ठीक है। तो आज की क्लास में हम वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड ब्लड पीएच किस प्रकार मेंटेन करती है हमारी किडनी, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले फ्रेंड, उससे पहले यूरिन बना दिया था हमने, तो थोड़ी सी बात यूरिन की भी हो जाए यार, यूरिन क्या होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, यानी दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन एंड चौथा फंक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूरिन की, जो पिछली क्लास में छूट गया था कि यूरिन क्या होता है, ठीक है ना फ्रेंड। तो यूरिन के बारे में आज बात कर लेते हैं। और आज फ्रेंड आज मेरी शादी के 8 साल पूर्ण हो चुके। आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, ठीक है ना फ्रेंड। तो 8 वर्ष गुजार दिए 8 वर्ष हो गए वैवाहिक जीवन के, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड यूरिन क्या होता है। यूरिन के बारे में, क्योंकि पिछली क्लास में हमने बना दिया था यूरिन, किडनी ने यूरिन बना दिया। अब यूरिन में क्या क्या चीजें होती है, ये यूरिन कैसा होता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है ना। अगर आप इतना सा यूरिन के बारे में लिख दोगे तो, या इतनी सी जानकारी आपको है यूरिन के बारे में, तो सफिशिएंट है, ठीक है फ्रेंड। यूरिन क्या होता है? यूरिन जैसे ही जो किडनी ने बनाया और हम यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकालते हैं, वो यूरिन कैसा होता है, ठीक है फ्रेंड। सबसे पहले हम बात करें इसके कलर की, तो एकदम क्लियर एंड अंबर कलर का होता है फ्रेंड। ध्यान रखना, यहां अंबर कलर, अंबर का मतलब आकाश नहीं है यहां पे। अंबर का मतलब होता है स्लाइटली येलो कलर। अंबर कलर का मतलब होता है स्लाइटली येलो कलर, यानी कि येलो और ऑरेंज के बीच का, न तो ऑरेंज न येलो, इस प्रकार का इसका कलर होता है।
और ये जो कलर है फ्रेंड इस यूरिन का एक पिगमेंट होता है, उसकी वजह से होता है। ये जो कलर है अंबर कलर एक पिगमेंट होता है, उसकी वजह से होता है। ये ध्यान रखना, जो अंबर कलर है हमारे यूरिन का, ठीक है, एकदम क्लियर होता है और अंबर कलर होता है। अंबर कलर का मतलब होता है स्लाइटली येलो, यानी न तो येलो होता है ना ऑरेंज होता है, हल्का पीला रंग होता है इसका। और ये जो हल्का पीला रंग होता है ना फ्रेंड, ये ध्यान रखना किसके द्वारा होता है? यूरोबिलिन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? यूरोबिलिन के द्वारा। ध्यान रखना, ये कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि यूरिन का जो कलर होता है हल्का पीला कलर, वो किसकी वजह से, कौन से पिगमेंट की वजह से होता है? वो यूरोबिलिन की वजह से। यहां बिलिन शब्द देखो आ रहा है ना, बिलरुबिन, बिल्लुबर्डिन, यूरोबिलिनोजन, उनसे संबंधित शब्द आपके यहां आ रहे हैं, ये यहां पे आ रहे हैं, तो संबंधित हो गए उनसे, कुछ बिलरुबिन से कुछ संबंध होगा, ठीक है, वो भी बात करते हैं। इसको यूरोक्रोम भी बोला जाता है फ्रेंड। जो बिलरुबिलिन है, कई बार आपसे पूछ ले यूरोक्रोम, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगर यूरोक्रोम भी ऑप्शन में है तो यूरोक्रोम इज राइट आंसर, ठीक है। अब ये यूरोबिलिन है, ये कहां से आता है? देखो, जो इमेच्योर आरबीसी होती है उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, तो उसका ब्रेकडाउन होगा। जब इमेच्योर आरबीसी ब्रेकडाउन होती है, इसको बोलेंगे आरबीसी का टूटना, उसको क्या बोलेंगे? हीमोलाइसिस। जब हीमोलाइसिस होता है तो क्या बनता है? बिलरुबिन बनता है, बिलीरुबिन बनता है ना फ्रेंड। बिलरुबिन बनता है, एक क्या बनता है? यूरोबिलिनोजन। क्या बनता है? यूरोबिलिनोजन। क्या बनता है? एक तो बिलरुबिन बनता है जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, तब क्या बनता है? एक बिलरुबिन बनता है और यूरोबिलिनोजन बनता है। किडनी में जब ये किडनी में आता है यूरोबिलिनोजन, तो ये किस में कन्वर्ट कर देती है? किडनी इसको किस में कन्वर्ट करती है? यूरोबिलिन्स में, यूरोबिलिन्स में, और किडनी के द्वारा इसको एक्सक्रेट किया जाता है। एक तरह से ये क्या है? एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट है, यो सोचो फ्रेंड, ये क्या है? एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट है। क्या? यूरोबिलिन क्या है फ्रेंड? यूरोबिलिन क्या है? एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट है जो किडनी के द्वारा बाहर निकाला जाता है यूरिन के थ्रू। और यूरिन का जो कलर होता है उस ये यूरोबिलिन के द्वारा होता है। यूरोबिलिन का जो निर्माण होता है वो हीमोलाइसिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हीमोलाइसिस के द्वारा। आरबीसी के ब्रेकडाउन से बिलरुबिन बनता है, बिलरुबिन और यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन क्या करता है? इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? किडनी में आता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सॉरी, यूरोबिलिनोजन किसमें कन्वर्ट होता है? यूरोबिलिन में। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करें और थोड़ी बात करें इसके बारे में, यूरिन के बारे में। यूरिन की जो पीएच होती है, पीएच समझते हो ना फ्रेंड? पीएच मैंने बताई थी 1 से 14 तक होती है, ठीक है ना। 7 न्यूट्रल होती है, इससे पहले एसिडिक होगी, ठीक है। इसके बाद बेसिक लिख दो या एल्केलाइन लिख दो, एल्केलाइन, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अगर 7 से कम है, जितनी कम होती जाएगी वो उतनी स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगी, यानी पीएच कम होगी। 7 के बाद होगी वो पीएच बढ़ेगी तो वो क्या होगी? एल्केलाइन होगी, क्षारीय पीएच होगी। तो यहां हम पीएच की बात करें, यूरिन की पीएच की बात करें, नॉर्मल हम पीएच की बात करें, नॉर्मल पीएच की बात करें तो 6 होती है। 6 मतलब एसिडिक, समझ रहे हो ना, 6 मतलब एसिडिक। बट ये क्या है, कई बार चेंज होती रहती है। कई बार अपन ज्यादा फ्लूइड इनटेक कर रहे हैं या कम फ्लूइड इनटेक कर रहे हैं, या यूरिन में सोडियम पोटेशियम की मात्रा कम है या ज्यादा है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या है, पीएच चेंज होती रहती है। और ये पीएच 4.8 टू 8 के आसपास, 4.8 टू या 4.5 लिख दो, 4.5 टू 8 के आसपास, यानी कि कई बार ये ज्यादा एसिडिक भी हो जाती है, कई बार ज्यादा एल्केलाइन भी हो जाती है, एल्केलाइन भी हो जाती है। ये डिपेंड करता है हमारे रोजमर्रा की एक्टिविटी पे। रोज हम जो खाना खाते हैं वो किस प्रकार का खाना खाते हैं, ठीक है। ज्यादा प्रोटीन वाला खाना ले रहे हैं, एनिमल फूड ज्यादा ले रहे हैं, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, उस पर डिपेंड करता है ये पीएच। तो नॉर्मल ध्यान रखोगे आप, तो पीएच की बात करें यूरिन की तो एसिडिक होती है फ्रेंड, एसिडिक। यूरिन क्या है? एसिड है। क्या है फ्रेंड? यूरिन क्या है? एसिड है। एक यहां पे एक और चीज होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी।
स्पेसिफिक ग्रेविटी। ग्रेविटी शब्द का मतलब है ना गुरुत्वाकर्षण, समझ रहे हो ना आप। ग्रेविटी मतलब जो पेशाब गिर रहा है, ठीक है, उससे आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। बट इसमें ऐसा होता है कि जितना ज्यादा कंसंट्रेट होगा यूरिन, जितने ज्यादा उसमें वेस्ट प्रोडक्ट होगा, उतनी उसकी ग्रेविटी कम हो जाएगी, उतना धीरे गिरेगा ना वो। एकदम उसमें बिल्कुल बहुत कम मात्रा में उसमें मान लो वेस्ट प्रोडक्ट है, या यूं बोल सकते हो कि ज्यादा सोडियम नहीं निकल रहा, पोटेशियम नहीं निकल रहा, जो भी उसके साथ निकल रहे वो ज्यादा अगर नहीं निकल रहे, एकदम वो क्या है, डाइल्यूट है, ठीक है, तो उसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी। तो नॉर्मल ग्रेविटी की हम बात करें तो 1020 से 1030 के आसपास, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखे, किसी में 1005 से 1030। अगर ग्रेविटी कम है, यानी 1020 से कम है, 1020 से ग्रेविटी कम है, तो क्या होगा, ग्रेविटी अगर इसमें ऐसा है कि 1020 से ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, तो क्या है, मोर, ज्यादा पानी है इसमें, ज्यादा क्या है, ज्यादा वाटर है। अगर ये इससे ज्यादा हो गई तो इसमें वेस्ट जो प्रोडक्ट हैं, वेस्ट प्रोडक्ट वो क्या है, ज्यादा है। नॉर्मल ध्यान रखना आप, तो ग्रेविटी कोई पूछे नहीं आपसे, बट कोई अगर एग्जाम में पूछ ले कि नॉर्मल 120 से 130 के आसपास होती है, ठीक है। यहां और क्या बात करें, एक हेल्दी पर्सन की हम बात करें फ्रेंड, या हम एक दिन में 1 लीटर से 1 से 1.5 लीटर के आसपास क्या करता है, यूरिन का एक्सक्रेशन करता है। क्या करता है, यूरिन का एक्सक्रेशन करता है 1 से 1.5 लीटर के आसपास। 1 से 1.5 लीटर के आसपास हम यूरिन को क्या करते हैं, एक्सक्रेट करते हैं। अब इसमें जैसे यूरिन का जो प्रोडक्शन होता है किडनी के द्वारा, वो कई बार डिपेंड करता है कि कितना इंटेक ले रहे हैं हम, ठीक है, कम ले रहे तो कम होगा, या कोई डिजीज कंडीशन हो, ठीक है, अलग अलग हो सकता है। और इसके अंदर जो भी चीजें होती है, जो इसके अंदर घुली हुई होती है, सोल्यूट बोलते हैं जिनको, उनकी भी क्या है, कम ज्यादा, उनका भी क्या है, कम ज्यादा अमाउंट होता रहता है। जैसे सोडियम बढ़ गया, पोटेशियम बढ़ गया, पोटेशियम कम हो गया, सोडियम बढ़ गया, कैल्शियम बढ़ गया, तो ये चीजें होती है। ब्लड में अगर ये बढ़े तो यूरिन में भी उसका अफेक्ट आता है। कई बार जैसे डिहाइड्रेशन हो जाता है तो यूरिन कम आएगा, बहुत ज्यादा मोर कंसंट्रेट हो जाएगा। तो हम एक बात, नॉर्मल बात करें कि एक यूरिन है वो किससे मिलके बना होता है, उसके अंदर जो चीजें पाई जाती है, नॉर्मल एक व्यक्ति जो यूरिन पास करता है उसमें क्या क्या चीजें होती है, ठीक है ना, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं या किनसे मिलके वो बना होता है, ठीक है ना। तो यूरिन के कंपोजिशन की हम बात करें, यूरिन के कंपोजिशन की हम बात करें तो लगभग लगभग तो पानी है, उसमें क्या है, पानी है ना फ्रेंड। 96% तो उसमें क्या है फ्रेंड, वाटर है। 96% क्या है हमारे यूरिन में, वाटर। यहां हम बात करें कंपोजिशन की, अलग पेन से लिख दूं, कंपोजिशन की या कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यूरिन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यूरिन के कंपोजिशन की हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है वाटर, ये पाया जाता है फ्रेंड 96%। इसके बाद यूरिया, यूरिया है वो 2% के आसपास पाया जाता है। ध्यान रखना, वाटर सबसे ज्यादा पाया जाएगा हमारे यूरिन में, या यूरिन वाटर से मिलकर बना होता है मोस्ट ऑफ द 96%। यूरिया की हम बात करें तो 2% के आसपास है। अदर कंटेंट की बात करें जैसे कि यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, और सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, और सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, यूरिया, यूरिक एसिड हो गए, अमोनिया, फॉस्फेट, और ऑक्जेलेट, और क्या क्या पाए जाते हैं, पोटेशियम होगा, सोडियम क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट भी पाया जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये सारी मिला के कितनी है, 2% के आसपास है। मेनली जो मेन चीज पाई जाती है यूरिन में वो वाटर है 96%, यूरिया है 2%, और ये जो यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, फॉस्फेट, ऑक्सिलेट, सल्फेट, अमोनिया, ये सब क्या है 2% के आसपास ही पाए जाते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं,
ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, वाटर, और सेकंड नंबर पे यूरिया, वो भी 2%, ठीक है ना। तो ये कंपोजिशन है यूरिन का फ्रेंड, ठीक है। समझ में आ गया होगा। यूरिन मेन ध्यान रखना अंबर कलर का होता है, ठीक है। 1020 से 1030 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है। और अंबर कलर किसकी वजह से होता है, यूरोबिलिन की वजह से होता है। यूरोबिलिन कहां से बनता है, हीमोलाइसिस से बनता है, फिर किडनी बिलिनोजन बनाती है, फिर हीमोलाइसिस से यूरोबिलिनोजन बनता है, यूरोबिलिनोजन फिर ब्लड के थ्रू कहां जाता है, किडनी में, किडनी उसको क्या करती है, यूरोबिलिन में कन्वर्ट करती है और एक्सक्रेट कर देती है यूरिन के साथ, ठीक है। और ये कंपोजिशन हो गया हमारी यूरिन की। पीएच की बात करें तो एसिडिक पीएच होती है 6, कई बार ऊपर नीचे होती रहती है, 4.5 to 8 के आसपास होती है, यानी एसिडिक भी है और एल्कलाइन भी है, ठीक है। पर नॉर्मल हम बात करें तो 6 होती है, ठीक है फ्रेंड। ये हो गया यूरिन। अब हम बात करें दूसरा फंक्शन, किडनी का दूसरा फंक्शन क्या था, दूसरा फंक्शन वाटर बैलेंस। दूसरा फंक्शन हम बात करें, फर्स्ट हमने बात कर ली थी यूरिन की, यूरिन फॉर्मेशन की, किस प्रकार यूरिन बनता है। दूसरी हम बात करेंगे आज वाटर बैलेंस, ठीक है। क्लास को लास्ट तक देखोगे तभी मजा आएगा फ्रेंड, समझ में नहीं आएगा नहीं तो आज गोल डब्बा ऊपर से निकलेगा आपके, ठीक है ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड, जो दूसरा फंक्शन है किडनी का वो है वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट। वाटर बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट। वाटर बैलेंस, वाटर का बैलेंस। वाटर आता कहां से हमारी बॉडी में, वाटर कहां से आया, कहां से आया, हमने फूड लिया, फ्लूइड लिया, इससे क्या मिला, हमें वाटर मिला, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत मिलता है मेटाबॉलिक वाटर, क्या मिलता है, मेटाबॉलिक वाटर। ये जो मेटाबॉलिक वाटर है ये कहां से मिलता है, जब सेल का मेटाबॉलिज्म होता है फ्रेंड, सेल का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, तो वहां पे इसका प्रोडक्शन होता है वाटर का, इसको बोलेंगे मेटाबॉलिक वाटर। क्या बोलेंगे, तो दो तरह से हमारे पास, एक तो हम जो खा पी रहे हैं, जो भी फूड खा रहे हैं हम, थोड़ा बहुत तो वाटर होता है उसपे भी, पानी पी रहे हैं, लिक्विड्स पी रहे हैं, कितना डेली कितना पीते हैं, ठीक है। इनसे हमारा क्या है, वाटर आ रहा है बॉडी में। इसके साथ साथ कुछ मात्रा में जो सेल का मेटाबॉलिज्म होता है उसके द्वारा भी वाटर आता है, उस वाटर को बोला जाता है मेटाबॉलिक वाटर। क्या बोला जाता है फ्रेंड, मेटाबॉलिक वाटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, किसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक वाटर। अब यहां देखो, ये जो पानी है फ्रेंड, ये फ्लूइड है, इसका एक्सक्रेशन किसके द्वारा होता है, एक्सक्रेशन की बात करें, यूरिन के द्वारा तो होता ही है, ठीक है। यूरिन के साथ साथ वाटर का एक्सक्रेशन और कौन करता है, और कौन कौन करेंगे, यूरिन तो करता है, जैसे हम एक्सपीरेशन करते हैं ना फ्रेंड, एक्सपीरेशन यानी सांस को बाहर निकालते हैं, उसके साथ एयर में भी क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। स्किन भी क्या करती है, स्किन भी वाटर का एक्सक्रेशन करती है, किसके द्वारा, स्वीट के द्वारा। किसके द्वारा करती है फ्रेंड, स्वीट के द्वारा। दिस, और जो फिशेज है, हमारा मल है, उसके द्वारा भी क्या है, वाटर का लॉस होता है, उसके द्वारा भी तो वाटर का लॉस होता है ना। तो ये तीन चीजें, यूरिन के द्वारा तो वाटर लॉस होगा ही सही, वाटर एक्सक्रेट होगा ही सही, साथ साथ में एक्सपीरेशन के द्वारा एयर के साथ वाटर जा रहा है, हम जो सांस बाहर निकालते हैं उसमें भी क्या होती है, नमी होती है, उसमें भी पानी होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जितनी ज्यादा आप सांस लोगे प्यास ज्यादा लगती है ना, क्योंकि वाटर का लॉस हो रहा है, ठीक है। स्किन की बात करें तो स्वीट के द्वारा, फिशेज के द्वारा, मल के द्वारा भी, डिफिकेशन के द्वारा भी हमारा क्या हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है। बट ये जो वाटर लॉस है, ठीक है ना, जिसे स्किन के द्वारा वाटर लॉस है, ये कब होगा, सर्दी में पसीना आता है आपको, नहीं आता, गर्मी में आता है, जब वाटर इन्वायरमेंट टेम्परेचर ज्यादा होगा तब क्या है, पसीना आएगा, तभी जाके वो बाहर निकालेगी वाटर को। तो फिर कहां से, जब भी बाहर, अगर मान लो यही इंपॉर्टेंट रोल निभाते और ये चीज नहीं होती, ठीक है, तो एक्सप्रेशन के द्वारा कितना निकाल लोगे, इतना नहीं निकलेगा। पसीना सर्दी में तो फिर पसीना ही नहीं निकाल पाते आप, सर्दी में तो आपकी बॉडी में फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है, एक्सक्रेशन ही नहीं होता। दूसरी फिशेज के द्वारा मान लो कॉन्स्टिपेशन हो गया किसी को लंबे समय तक, उसके अंदर तो फ्लूइड बहुत बढ़ जाएगा फिर,
ठीक है ना। तो इसके लिए फ्रेंड ये चीजें क्या है, ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके द्वारा भी होता है, बट यहां पे जो मेन काम करती है वो हमारी किडनी करती है। किडनी काम करती है। ये तो क्या है, अलग अलग कंडीशन होगी, जैसे सर्दी है तो फिर यहां पे नहीं होगा। तो ये एक तरह से क्या है, मेन जो एक्सक्रेशन है यूरिन का, या मेन जो फ्लूइड का वाटर का बैलेंस है, वो मेन किसके द्वारा होगा, हमारी किडनी के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा फ्रेंड, किडनी के द्वारा होगा। और किडनी के द्वारा, अब यहां देखो, जो किडनी है हमारी वो क्या करती है फ्रेंड, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉरी इनटेक और आउटपुट को मेंटेन करती है। कितना हमने लिया उसके हिसाब से कितना आउटपुट हमें बाहर निकालना है, ठीक है। और मैंने बताया कि 500 ml, मिनिमम 500 ml यूरिन आउटपुट सफिशिएंट है आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए, ठीक है। तो यहां पे वाटर बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट की हम बात करें, इसको कौन मेंटेन करता है, इसको मेंटेन करता है फ्रेंड दो हार्मोन है। यहां पे दो हार्मोन की बात करते हैं। यहां पे जो हार्मोन है वो क्या करते हैं, जो हार्मोन है, दो हार्मोन वो क्या करते हैं, वाटर बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। वाटर बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। कौन कौन से दो हार्मोन है, सबसे पहले हम बात करें एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच हार्मोन है, ये क्या करता है फ्रेंड, सबसे एक बात कर लेते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये कहां से सीक्रेट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। क्यों सीक्रेट होता है, जब क्या होता है फ्रेंड, ऑस्मोटिक प्रेशर, या यूं कहो कि एडीएच का सीक्रेशन कब होगा, एडीएच क्या है, एंटी डायूरेटिक, यानी कि ये क्या करेगा, यूरिन आउटपुट को कम करेगा। ये क्या करेगा, यूरिन आउटपुट को कम करेगा। ये डायूरेटिक के अगेंस्ट काम करता है। जो डायूरेटिक्स है वो क्या करती है, यूरिन आउटपुट को बढ़ाती है। एडीएच क्या करेगा, एडीएच क्या करेगा, डायूरेटिक्स के अगेंस्ट काम करेगा। ये क्या करेगा, फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाएगा बॉडी में और यूरिन आउटपुट को कम करता है। यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर का महत्वपूर्ण, ऑस्मोटिक प्रेशर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है फ्रेंड, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है जिसके द्वारा ब्लड अपने अंदर क्या करता है, फ्लूइड को अंदर लेता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड को क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को अंदर लेता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को अंदर लेता है। तब जाके ये एडीएच क्या होता है, जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है तो एडीएच का सिक्रेशन होता है। कैसे होता है मैं बताऊं आपको। एडीएच कहां से सिक्रेट होता है फ्रेंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। जैसे मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर कब बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा ऑस्मोटिक प्रेशर फ्रेंड, ऑस्मोटिक प्रेशर कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब ब्लड में या तो फ्लूइड, जब ब्लड है उसमें फ्लूइड कम हो गया हो, ठीक है ना। उसको फ्लूइड को, जैसे ब्लड में फ्लूइड है, ब्लड है ये, ब्लड में फ्लूइड की मात्रा कम हो गई, ब्लड क्या हो गया, कंसंट्रेट हो गया, फ्लूइड की मात्रा कम हो गई ब्लड में, फ्लूइड की मात्रा कम हो गई तो ब्लड क्या करेगा, बाहर से फ्लूइड लेने की कोशिश करेगा। अब बाहर से फ्लूइड लेगा तो कैसे लेगा, वो बाहर से फ्लूइड लेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाएगा, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही बढ़ा ना तो फ्रेंड हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस में ओस्मो रिसेप्टर होते हैं, ओस्मो रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं, ओस्मो रिसेप्टर।
ये ओस्मोरिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है। और इस ओस्मोरिसेप्टर में यहां इंफॉर्मेशन जाती है इस हाइपोथैलेमस के ओस्मोरिसेप्टर में। ये ओस्मोरिसेप्टर हाइपोथैलेमस को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है, या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाती है तो वहां से एडीएच का सिक्रेशन होता है। एडीएच का सिक्रेशन होता है एंटी डायूरेटिक, लिख दूं मैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कहां से सिक्रेट हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। एंटी डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक क्या कर रहा है, एंटी डायूरेटिक क्या करता है, किडनी ट्यूब्यूल्स से, किडनी ट्यूब्यूल्स से, कहां से, डीसीटी से प्लस कलेक्टिंग ट्यूब से, कलेक्टिंग ट्यूब से क्या कर रहा है, सोडियम प्लस वाटर, फ्लूइड लिख दो या वाटर लिख दो, वाटर का क्या कर रहा है, रीएब्जॉर्प्शन, यहां लिख दूं, रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, वाटर एंड फ्लूइड के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है। जब वाटर एंड फ्लूइड का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ गया, वाटर एंड फ्लूइड का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही वहां पे ब्लड में क्या है, फ्लूइड की मात्रा बढ़ गई, सोडियम एंड फ्लूइड की मात्रा बढ़ गई। और फिर ये वापस जब ये ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो यहां पे हाइपोथैलेमस में इनहिबिशन की इंफॉर्मेशन जाएगी कि सर रहने दो, अब मत करो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, आप एडीएस के सिक्रेशन को कम कर दो, मत बढ़ाओ, नहीं तो फिर ज्यादा मामला हो जाएगा, फिर ज्यादा बढ़ जाएगा। अब यहां पे दूसरा हार्मोन भी एक काम करता है। जैसे मान लो ये तो इसका नेगेटिव, इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, समझ में आ रहा है ना। अब चलो यहां भी इसने भी क्या दे दिया, संदेश भेज दिया, इंफॉर्मेशन भेज दी कि सर रहने दो, अब ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया है, ब्लड ने बहुत ज्यादा फ्लूइड ले लिया, सोडियम ले लिया, जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलो मान लो ये इंफॉर्मेशन गई, इसके साथ साथ एक और हार्मोन काम करता है, एएनपी, एक हार्मोन और काम करता है फ्रेंड, एएनपी। क्या काम, कौन सा हार्मोन काम करता है, एएनपी। यहां पे दूसरा हार्मोन और काम करता है, कैसे करता है वो बताते हैं। अभी यहां पे क्या हुआ था, जैसे ही एडीएस ने क्या किया, फ्लूइड एंड सोडियम का क्या कर दिया, रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और कलेक्टिंग डक्ट में इसने क्या कर दिया, फ्लूइड का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया। अब यहां पे एएनपी, एएनपी का मतलब होता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ये कहां से सीक्रेट होता है फ्रेंड, हमारे हार्ट के एट्रिया से, एट्रियम से, हार्ट के एट्रिया से ये क्या होता है, हार्मोन सीक्रेट होता है। जैसे अभी मैंने बताया, यहां पे क्या हुआ, क्या किया, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही बढ़ा, एडीएस का सिक्रेशन हुआ, एडीएस ने रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया सोडियम एंड वाटर का, और क्या हो गया, ब्लड में वॉल्यूम बढ़ गया। जैसे ही ब्लड में वॉल्यूम बढ़ा फ्रेंड, एट्रिया में क्या है, जो वहां पे रिसेप्टर है, एट्रिया में रिसेप्टर है, स्ट्रेचिंग होगी, वहां पे स्ट्रेचिंग होगी और वहां पे रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे, और यहां से फिर क्या सीक्रेट होगा, एएनपी, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, एएनपी सीक्रेट होगा। ये गया ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में गया, ब्लड स्ट्रीम में जाके किडनी में गया, ये किडनी में जाके क्या काम करता है, ये किडनी में जाके क्या काम करता है, जो एक तो पीसीटी में प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट में ये क्या करता है, यहां से जो सोडियम प्लस वाटर का रीएब्जॉर्प्शन था उसको कम कर देता है, वाटर एंड सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, वाटर एंड सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। साथ साथ सोडियम प्लस वाटर के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, एक्सक्रीशन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है,
एक्सक्रेशन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, एक्सक्रेशन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसके साथ साथ ही फ्रेंड जब ये एडीएच आता है, सॉरी एएनपी आता है, तो ये एडीएच हार्मोन और एल्डोस्टेरोन को के सिक्रेशन को भी कम कर देता है। एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच, एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन दोनों क्या करते हैं, एल्डोस्टेरोन कहां से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होता है, ये दोनों क्या करते हैं, सोडियम एंड वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहे हैं, एएनपी इनके रीअब्जॉर्प्शन को कम कर रहा है। तो ये क्या करता है, जैसे इन्होंने बढ़ाया ये कम कर देता है, फिर ये कम करता है तो ये बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार ये साइकिल चलता रहता है और इस प्रकार वाटर बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट मेंटेन होता है हमारी किडनी के द्वारा या इन हार्मोन्स के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन की हम बात करें फ्रेंड, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तीसरा जो फंक्शन है उसकी बात करें हम, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तीसरा जो फंक्शन है वो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये इलेक्ट्रोलाइट ही होते हैं ना। तो किस प्रकार हमारी किडनी इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करती है, तीसरा फंक्शन हो गया इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है फ्रेंड, वो हमारे फ्लूइड में चेंज होता रहता है। जैसे कई बार सोडियम की मात्रा बढ़ गई फ्लूइड में, कभी पोटेशियम की बढ़ गई। ठीक है, जितना ज्यादा कंसंट्रेट होगा फ्लूइड या यूरिन, उतनी उनमें क्या होगी फ्रेंड, या फ्लूइड जितना कंसंट्रेट होगा उसमें क्या होगा, उतना ही उसमें सोडियम पोटेशियम होगा। जितना डाइल्यूट होगा उसमें इलेक्ट्रोलाइट कम होंगे। तो किस प्रकार इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होता है वो यहां हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें सोडियम और पोटेशियम के बैलेंस की बात करें। सोडियम और पोटेशियम, सोडियम की बात करें तो ये कहां पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मेन क्या है, आयन है, या इसको कैशन भी बोलते हैं। जो पॉजिटिव आयन है उसको कैशन भी बोलते हैं। और ये है इंट्रासेलुलर फ्लूइड का मेन केशन कौन सा है या आयन कौन सा है, पोटेशियम। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का सोडियम है। दोनों की बात कर रहे हैं हम। सोडियम मिलता कहां से है फ्रेंड, हम जो भी भोजन खाते हैं, जो भी खाना खाया हमने, ऑल फूड में क्या होता है, ऑल फूड में क्या मिलता है, सोडियम मिलता है। प्लस हम जो साल्ट डालते हैं खाने में, नमक डालते हैं, उसमें सोडियम क्लोराइड होता है। तो यहां से भी सोडियम मिल रहा है, यहां से भी क्या मिल रहा है हमें, सोडियम मिल रहा है। यहां से भी क्या मिल रहा है फ्रेंड, सोडियम मिल रहा है। ठीक है, यहां से भी क्या मिल रहा है, सोडियम मिल रहा है। यहां से भी क्या मिल रहा है फ्रेंड, हमें क्या मिल रहा है, यहां से भी क्या मिल रहा है फ्रेंड, सोडियम मिल रहा है। यहां से भी क्या मिल रहा है फ्रेंड, सोडियम मिल रहा है। अब देखो, सोडियम हम खा रहे हैं तो बाहर भी निकालेंगे, क्या करेंगे, एक्सक्रिएट करेंगे। हम सोडियम ले रहे हैं तो ज्यादा सोडियम बढ़ जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर ज्यादा क्या बोलेंगे, हाइपरनेट्रेमिया, यूरिन में सॉरी ब्लड में सोडियम की मात्रा बढ़ जाए। तो यहां पे एक्सक्रिएट कौन करता है, किडनी करती है, किडनी करेगी ना। उसके साथ साथ फ्रेंड स्किन भी इसका एक्सक्रेशन करती है, स्किन स्वीट के द्वारा, पसीने के द्वारा। बट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पसीना परमानेंट नहीं है, हमेशा नहीं है। सर्दी के टाइम में पसीना आता ही नहीं आपको, तो फिर वहां तो सोडियम लेवल बढ़ जाएगा। तो यहां पे किडनी करती है। किडनी किससे करती है, सोडियम एंड पोटेशियम का बैलेंस करती है रास के द्वारा। रास क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये मैंने पिछली क्लास में जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया था तब भी बात की थी। रेनिन रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसके द्वारा भी दिखाई दे रहा है आपको, उधर दिखाई दे रहा है, इसके द्वारा भी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस
मेंटेन होता है। कैसे होता है अभी मैं बात करूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। इसके साथ साथ जो सोडियम है वो हमें और भी मिलता है। कहां से मिलता है सोडियम? सोडियम है वो हमारे इस एक तरह से यूं कहो कि जो पैनक्रियाटिक जूस है, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, इनमें क्या होता है? सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है, पोटेशियम होता है। और जो गैस्ट्रिक जूस है फ्रेंड, गैस्ट्रिक जूस हमारे जो डाइजेस्टिव जूस है, गैस्ट्रिक जूस में होता है फ्रेंड कौन सा? पोटेशियम, सोडियम। गैस्ट्रिक जूस में सोडियम होता है और पेनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस में होता है हमारा पोटेशियम। बट जैसे मान लो ये तो इंटेस्टाइन में है, अब यहां पे मान लो सीवियर डायरिया हो गया तो ये तो निकल गए, इनका क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, फ्लूइड लॉस हो जाता है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के थ्रू ये इनका भी, जब डिहाइड्रेशन होता है तो पोटेशियम एंड सोडियम का भी लॉस होता है, ठीक है ना फ्रेंड। तो यहां पे जो मेन एक्सक्रेशन है या जो मेन रेगुलेशन है या मेन मेंटेन है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वो कौन करता है? हमारी किडनी करती है। और किसके द्वारा करती है? रास के द्वारा। किसके द्वारा करती है? रास के द्वारा। क्या होता है रास? उसके बारे में बात करते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है रास? पिछली क्लास में मतलब मैंने जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया था तब भी बताई थी, फिर भी अभी भी समझा देता हूं, कोई आपको समझ में नहीं आएगी। मान लो क्या हो गया? मान लो, माना कि रीनल ब्लड फ्लो कम हो गया, मतलब किडनी में रीनल ब्लड कम आ रहा है। जब रीनल ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो कब आएगा रीनल ब्लड कम? ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। या कब रीनल ब्लड फ्लो कम होगा? या तो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया हो, या ब्लड प्रेशर, बीपी भी कम हो गई हो, ये भी कम हो गया हो, या फिर क्या हो? सोडियम लेवल भी कम हो गया हो ब्लड में, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, बीपी कम हो गई, सोडियम लेवल कम हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? जैसे ये कम हुआ, किडनी स्टिमुलेट हुई, किडनी में ये मान लो पहुंचा ब्लड, किडनी क्या करेगी? किडनी के पास आया, किडनी स्टिमुलेट होगी, किडनी के पास ये चीजें आई, किडनी क्या करती है? जो ग्लोमेरुलस है उसमें जो अफेरेंट आर्ट्रियोल हैं वहां से एक एंजाइम रिलीज करती है जिसको बोला जाता है रेनिन। इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड? रेनिन बोला जाता है। रेनिन क्या करता है? एक प्लाज्मा प्रोटीन है एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन, जो कहां से निकलती है? लीवर से निकलती है। क्या है ये? प्लाज्मा प्रोटीन। ये क्या है फ्रेंड? प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन है, यहां से निकला। इसने रेनिन को क्या किया? इसने रेनिन ने इस एंजियोटेंसिन को किस में कन्वर्ट कर दिया? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया इस रेनिन ने। किसको? इस एंजियोटेंसिन प्लाज्मा प्रोटीन को। अब एंजियोटेंसिन आगे कन्वर्ट होती एसीई द्वारा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये कहां से बनता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम? प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, लंग्स में से बनता है और अदर टिश्यू से भी बनता है। प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और लंग्स में बनता है एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अभी एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, ये एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल जाता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल जाता है। जो ये एंजियोटेंसिन सेकंड है ना फ्रेंड, ये किसकी तरह रूप में काम करता है? वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। ये वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है
और जब ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है तो ब्लड वेसल को क्या करेगा, ये ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो बीपी को क्या कर देगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। जब बीपी बढ़ जाएगी तो किडनी में इंफॉर्मेशन आ जाएगी इनहिबिशन की, भाई आप रेनिन बंद कर दो, हमने बीपी बढ़ा ली। ठीक है, यहां तो बीपी बढ़ी है। अब आगे चलते हैं। अब यहां देखो ये सिस्टम में पूरा रेनिन सिस्टम, यहां पे क्या हुआ, ये एंजियोटेंसिन सेकंड है और यहां पे एंजियोटेंसिन सेकंड प्लस सोडियम लेवल कम है। ठीक है, यूरिन आउटपुट कम है, सॉरी ब्लड वॉल्यूम कम है, तो यहां पे पोटेशियम लेवल ज्यादा होगा। क्या होगा, पोटेशियम लेवल, ब्लड में पोटेशियम लेवल ज्यादा होगा। तो पोटेशियम लेवल ज्यादा हो रहा है और एंजियोटेंसिन सेकंड बन गया, एंजियोटेंसिन सेकंड बन गया और पोटेशियम लेवल भी ज्यादा होगा। अब ये क्या करते हैं, दोनों पोटेशियम लेवल बढ़ रहा है और एंजियोटेंसिन, ये दोनों क्या करते हैं, एड्रिनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट को ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं और इसको स्टिमुलेट करके ये क्या करते हैं, एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को बढ़ाते हैं। एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को बढ़ाते हैं, किसको, एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को बढ़ाते हैं। जब एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम प्लस वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है और पोटेशियम का एक्सक्रिएशन बढ़ा देता है। एक्सक्रिएशन क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो जो बढ़ा हुआ पोटेशियम है वो तो एक्सक्रिएट हो जाता है यूरिन के साथ, और जो यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम कम हुआ था, बीपी कम हुई थी, सोडियम लेवल कम हुआ था या ब्लड वॉल्यूम कम हुआ था, उसको ये एल्डोस्टेरोन बढ़ा देता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, बढ़ा देता है। जैसे सोडियम और वाटर लेवल बढ़ जाता है तो ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, बीपी भी बढ़ जाती। जब ये सब बढ़ जाते तो फिर यहाँ पे इनहिबिशन की इंफॉर्मेशन आती है, यानी कि ये क्या है, एक तरह से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, जिसके द्वारा ये इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करते हैं। सोडियम का भी हो गया, पोटेशियम का भी हो गया। किसका हो गया, सोडियम का भी हो गया और पोटेशियम का भी हो गया। कई बार क्या होता है, आप देखो यहां पे इधर पोटेशियम का बढ़ रहा है, अगर जैसे धीरे ज्यादा ये बढ़ता रहा तो पोटेशियम लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा ब्लड में, तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया। फिर अब देखो यहां से भी नेगेटिव यहां से भी इनहिबिशन की स्टिमुलेशन जाती है। जब ये कम हो जाएगा तो फिर वो कम, उधर से ये रेनिन कम सिक्रेट होगा, ये एल्डोस्टेरोन कम होगा, तो वापस वो पोटेशियम लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे एएनपी भी काम करता है। अभी मैंने क्या बताया था, एएनपी, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, जो हमारे हार्ट के एट्रिया से निकलता है, वो भी यहाँ काम करता है। कैसे काम करता है, यहाँ पे सोडियम का और वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया, वो क्या करता है, एएनपी। अभी मैंने बताया था ना, एएनपी, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, जो हमारे हार्ट से निकलता है, वो भी स्टिमुलेट हो जाएगा और ये क्या करेगा, सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को कम कर देगा। सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, जिससे क्या है, जो सोडियम की मात्रा बढ़ी थी या पोटेशियम की मात्रा कम हुई थी, उसको पोटेशियम को बढ़ा देगा और सोडियम को वापस एक्सक्रेट करा देगा या सोडियम की मात्रा कम कर देगा। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस होता है। अब यहां बात करें कैल्शियम का किस प्रकार होता है। कैल्शियम का भी मैंने बताया था फ्रेंड, कैल्शियम की भी पहले बातें हो चुकी है हमारी एंडोक्राइन सिस्टम में, फिर भी मैं फास्टली बता देता हूं आपको किस प्रकार होता है कैल्शियम का। कैल्शियम का किस प्रकार होता है, कैल्शियम का जो रेगुलेशन है या उसका जो मेंटेन है, वो दो हार्मोन्स होता है। एक है पैराथायराइड हार्मोन, जो पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रेशन करता है। एक है कैल्सिटोनिन। पैराथायराइड हार्मोन कहां से, पैराथायराइड ग्लैंड से। कैल्सिटोनिन सी सेल ऑफ द थायराइड ग्लैंड, सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है फ्रेंड, कैल्सिटोनिन। अब यहां देखो, जो पैराथायराइड हार्मोन है ना, वो क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, और ये क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है। ये पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम लेवल को कैसे बढ़ाता है, ये क्या करता है, बोन से ले लेता है,
बोन से लेता है एक तो, ठीक है। जो ओस्टियो ब्लास्ट सेल है वहां पे उस पे काम करता है, वो बोन को ब्रेक करती है या वहां से कैल्शियम को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ब्लड में ले आती है। इसके साथ साथ ये भी आ गया, इसके साथ साथ पैराथायराइड हार्मोन विटामिन डी के साथ काम करके, विटामिन डी के साथ काम करके जो रीनल ट्यूब्यूल्स है, रीनल ट्यूब्यूल्स वहां से भी क्या करता है, उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, वहां से रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है और ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम लेवल कम करता है। ये क्या करता है, ओस्टियोक्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट नामक सेल को स्टिमुलेट करता है। वो क्या करती है, बोन फॉर्मिंग सेल है, ये बोन डेस्ट्रॉइंग सेल है, वो बोन फॉर्मिंग सेल है। वो क्या करती है, कैल्शियम को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, अपनी ओर स्टोर कर लेती है, या बोन में क्या कर लेती है, बोन में स्टोर कर लेती है, बोन में क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है, जिससे ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है। तो इस प्रकार ये बढ़ाता है और ये कम करता है, इस प्रकार कैल्शियम लेवल का रेगुलेशन होता है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम बात करें फ्रेंड लास्ट पॉइंट, पीएच किस प्रकार मेंटेन करती है हमारी किडनी, हमारे ब्लड की पीएच। पीएच समझ रहे हो ना, एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस है वो हाइड्रोजन आयन पे डिपेंड करता है फ्रेंड, हाइड्रोजन आयन H प्लस किस पे डिपेंड करता है, पीएच बैलेंस। किस पे डिपेंड करता है, पीएच बैलेंस। मैंने क्या बताया, सॉरी, पीएच किस पे डिपेंड करती है, हाइड्रोजन आयन पे। किस पे डिपेंड करती है, हाइड्रोजन आयन पे। किस पे डिपेंड करती है फ्रेंड, हाइड्रोजन आयन पे। हाइड्रोजन आयन की हम बात करें तो ये कहां से सीक्रेट होता है फ्रेंड, सॉरी कहां से बनता है हाइड्रोजन आयन, जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म या सेल का मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म बोल दो, यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा। साथ ही जब हम एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तब भी हाइड्रोजन आयन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तब भी क्या होता है फ्रेंड, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है। और हाइड्रोजन आयन को कौन एक्सक्रेट करती है, हमारी किडनी। क्योंकि हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएगा तो पीएच मेंटेन नहीं होगी, पीएच बराबर बैलेंस होनी चाहिए। पीएच एसिड बेस का जो बैलेंस है वो मेंटेन होना चाहिए। अब यहां देखो किडनी क्या करती है, जैसे ही हाइड्रोजन आयन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन ही है जो हमारी पीएच के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन तो बन गए बॉडी में, पर उनका एक्सक्रेशन भी तो होना चाहिए, जब जाके पीएच मेंटेन होगी। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन बढ़ते जाएंगे तो एसिड हो जाएगा, पूरा एसिडिक हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब यहां पे किडनी क्या करती है, एक्सक्रेट करती है। कैसे करती है, किडनी ट्यूब्यूल्स में आई है ब्लड के थ्रू, किडनी ट्यूब्यूल्स में आए, ट्यूब्यूल्स के द्वारा ब्लड से जो फिल्ट्रेट हैं, फिल्ट्रेट है फ्रेंड, फिल्ट्रेट क्या है, जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल में है फ्लूइड, जो ग्लोमेरुलस से छना है वो फिल्ट्रेट है। इससे क्या होगा, यहां से सिक्रेशन होगा, सिक्रेशन था ना, फिल्ट्रेशन सॉरी यूरिन फॉर्मेशन में लास्ट थर्ड वाली जो प्रोसेस है वो सिक्रेशन है। तो सिक्रेशन के द्वारा क्या है, ब्लड से ये जो हाइड्रोजन आयन है वो कहां पे आ गए, फिल्ट्रेट में आ गए। अब फिल्ट्रेट में आ गए, फिल्ट्रेट में आए, यहां पे ये हाइड्रोजन आयन दूसरे एक तरह से यूं बोल सकते हो केमिकल के साथ मिलके या यौगिकों के साथ मिलके क्या बनाते हैं, बफर बनाते हैं। कैसे मिलते हैं, सबसे पहले ये जैसे यहां आएंगे तो बाइकार्बोनेट से मिलेंगे, ये बाइकार्बोनेट से मिला, क्या मिला, हाइड्रोजन आयन इससे जुड़ गया, मान लो हाइड्रोजन आयन इससे जुड़ा बाइकार्बोनेट से, तो क्या बनाया फ्रेंड इसने, कार्बोनिक एसिड। क्या बना दिया, कार्बोनिक एसिड। इसकी क्या होती है, कार्बोनिक एसिड की H2CO3, यहां पे कार्बोनिक एसिड बढ़ गया, तो यहां पे H2O बन गया, देखो क्या बना, इससे जल बन गया, पानी बना एक तो, एंड CO2 बन गई, CO2 बन गई और H2O बन गई।
H2CO3 यहां पे क्या बन गया, CO2 बन गई और जल बन गया, वाटर बन गया, और हाइड्रोजन आयन है वो यूरिन के द्वारा क्या हो गया, एक्सक्रिएट हो गया। वो भी किस किस फॉर्म में हो गया, जैसे अमोनिया, किस, अमोनियम सल्फेट के रूप में या फोस्फेट के रूप में। अभी बताया था ना मैंने, यूरिन में फोस्फेट और सल्फेट होते हैं। CO2 की बात करें, CO2 क्या है, ब्लड में वापस रीएब्जॉर्ब हो जाती है, रीएब्जॉर्ब होके लंग्स के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, लंग्स के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। अगर ये लंग्स के द्वारा बाहर नहीं निकाले जाएंगे तो क्या होगा, पीएच इंबैलेंस हो जाएगी, ठीक है ना, कार्बोनेट बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो किस प्रकार यहां से हाइड्रोजन आयन बना बाइकार्बोनेट से। ये किससे जुड़ा, हाइड्रोजन आयन बाइकार्बोनेट से जुड़ा और कार्बोनिक एसिड बनाया, कार्बोनिक एसिड बना के जल और CO2 में टूटा, और जो हाइड्रोजन आयन है वो यूरिन के साथ अमोनियम सल्फेट या फोस्फेट के थ्रू बाहर निकल गया, और CO2 है वो वापस रीएब्जॉर्ब होगी ब्लड में, और ब्लड के द्वारा लंग से बाहर निकाल दी गई एक्सपीरेशन के द्वारा। तो इस प्रकार पीएच बैलेंस करती है हमारी किडनी। क्या करती है फ्रेंड, पीएच बैलेंस करती है। अभी मैंने बताया था पीएच नॉर्मल 4.5 से, यूरिन की पीएच की बात की थी मैंने, 4.5 से 8 होती है। तो यहां पे क्या होता है फ्रेंड, ये मैंने बताया 6 होती, बट कई बार ऊपर नीचे हो रही। देखो ये एसिडिक है, एसिडिक मतलब पीएच कम, बेसिक मतलब या एल्कलाइन मतलब पीएच ज्यादा, ठीक है। जो आदमी एनिमल प्रोटीन खाता है, एनिमल प्रोटीन अलग अलग होती है, एनिमल प्रोटीन खाएगा तो उसमें क्या होगा, एसिडिक होगी, वो एसिडिक यानी पीएच कम होगी, यानी एसिडिक होगी, एसिडिक होगी यानी पीएच कम होगी। जो वेजिटेरियन है उससे कम होगी इसकी पीएच, वेजिटेरियन की कैसी होगी, एल्कलाइन पीएच होगी, और इसकी एसिडिक पीएच, इसकी पीएच होगी कम होगी यानी एसिडिक होगी, ठीक है ना। तो पीएच अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है, खान पान की वजह से, रहन सहन की वजह से भी हो सकती है, कोई एक्सरसाइज ज्यादा कर रहा है कोई, ठीक है ना, उसकी वजह से क्या होती है, और दिन भर में चेंज होती रहती है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि फिक्स। जब भी तो इसको 4.5 से 8 किया, ठीक है ना, यूरिन की पीएच, और यूरिन की पीएच जो एनिमल प्रोडक्ट खाता है उसकी पीएच क्या होगी, कम होगी, यानी एसिडिक होगा वो, ठीक है फ्रेंड। तो ये थी आज की क्लास, फंक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जो पार्ट बच चुके हमारे यूरिनरी सिस्टम के, उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।